नेक्स्ट इज़ इडियोपैथिक इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन। इडियोपैथिक मतलब कॉज इसका नहीं पता हमें। इनसाइड दी स्कल है और इसमें जो है वो प्रेशर ज़्यादा होगा। इसको हम सूडो ट्यूमर सेरिब्री भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होगा कि इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो है वो ज़्यादा होंगे, उसकी वजह से इसके सिम्पटम्स आएँगे जैसे कि हेडेक, टिनाइटस और डिप्लोपिया वगैरह। लेकिन इमेजिंग पे हमें कोई इतनी ऑब्वियस फाइंडिंग नहीं मिलेगी। रिस्क फैक्टर्स हम इसके फीमेल टॉड से याद कर सकते हैं कि एक तो फीमेल सेक्स में ज़्यादा कॉमन है, टेट्रासाइक्लिन यूजेज की वजह से, ओबेसिटी, विटामिन ए एक्सेस और डायनाजोल की वजह से। एसोसिएशन होती है इसकी ड्यूरल वीनस साइनस स्टेनोसिस जिनमें होता है। इसके अलावा जब ऑप्टिक नर्व एक्सोप्लाज्मिक फ्लो का इम्पेयर होगा प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से, तो पेप्लेडिमा होगा। विजुअल फील्ड जो है उसकी टेस्टिंग में हमें ब्लाइंड स्पॉट एंड लार्ज मिलेगा और पेरिफेरल कंस्ट्रिक्शन होगी। जब हम लंबर पंक्चर करेंगे तो ओपनिंग प्रेशर ज़्यादा होगा और टेम्परेरी हेडेक रिलीफ हो जाएगी। ट्रीटमेंट में हम वेट लॉस कर सकते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स जैसे कि एसीटाजोलामाइड, या फिर हम ऐसे प्रोसीजर्स कर सकते हैं जिससे प्रेशर कम हो जाए, जैसे कि हम रिफ्रैक्टिव केसेस के लिए करते हैं, सीएसएफ शंट डाल देते हैं, या फिर हम ऑप्टिक नर्व शीथ फेनेस्ट्रेशन सर्जरी करते हैं वेट लॉस के लिए। नेक्स्ट इज़ हाइड्रोसेफलस। हाइड्रोसेफलस में क्या होता है कि जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर डायलिटेशन हो जाती है। बट इसमें जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर है वह ज़्यादा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब इसमें आगे टाइप्स हैं, कम्युनिकेटिंग और नॉन कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग में क्या होता है कि जो फ्लो ब्लॉक ब्लॉक होता है ना, वो आफ्टर एग्जिट फ्रॉम दी वेंट्रिकल्स, यानी कि वेंट्रिकल्स में से सारा गुजर जाएगा और एंड में से जब इसने एब्जॉर्प्शन इसकी होनी होती है रेटिनाइड ग्रैन्युलेशंस में, वहाँ पर इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, जिसकी वजह से इंट्राक्रैनियल प्रेशर ज़्यादा होगा, पेप्लेडिमा और हर्निएशन होगी। जबकि जो नॉन कम्युनिकेटिंग है इसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है वेंट्रिकुलर सिस्टम के अंदर ही, जिसकी वजह से सीएसएफ का फ्लो जो है वो ब्लॉक हो जाता है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, जैसे कोई ट्यूमर हो सकता है या स्टेनोसिस हो सकता है एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस में। इसके अलावा जो नॉर्मल प्रेशर है ये भी कम्युनिकेटिंग ही होता है, बट इसमें प्रेशर इंक्रीज नहीं होता। ये जो है ओल्डर एडल्ट्स को ज़्यादातर इफ़ेक्ट करता है और इसमें जो है वो प्रेशर जो है वो एपिसोडिकली जो है वो एलिवेट करता है। इसकी वजह से स्पेस का वॉल्यूम भी ज़्यादा नहीं होता और जो एक्सपेंशन की वजह से जो है ना कोरोनरी आर्टरी के जो फाइबर्स हैं वो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें एक ट्रायड मिलता है। जब ये इर्द-गिर्द के स्ट्रक्चर्स पर प्रेशर डलेगा तो उसकी वजह से गेट अप्रेक्सिया हो सकता है, मैग्नेटिक गेट, कॉग्निटिव डिसफंक्शन और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। इसको हम वॉबली, वैकी और वेट से भी याद कर सकते हैं, और जब हम इसकी ड्रेनेज करेंगे तो इसके सिम्पटम्स जो हैं वो रिवर्स हो जाएंगे, जैसे कि लंबर पंक्चर कर सकते हैं या फिर शंट प्लेसमेंट। इसके अलावा हाइड्रोसेफलस मिमिक्स एक्सवेक्यू वेंट्रिकुलोमेगली, यानी कि हाइड्रोसेफलस होता नहीं है बट लगता है, क्योंकि इमेजिंग पे हमें ऐसा लगता है कि जैसे सीएसएफ जो है वो ज़्यादा है, बट होता है एक्चुअली क्या है कि जो ब्रेन टिश्यू है ना वो कम हो जाता है, या फिर न्यूरोनल एट्रोफी होती है, जैसे कि अल्जाइमर डिजीज़ में या फिर हंटिंगटन डिजीज़ में होती है। इसमें इंट्राक्रैनियल प्रेशर भी नॉर्मल होता है और इसमें हमें टायर्ड भी नहीं मिलता। नेक्स्ट इज़ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है कि जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है ना, उनकी इन्फ्लेमेशन और डीमाइलिनेशन हो जाती है, और ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और ये ज़्यादातर फीमेल्स को अफेक्ट करता है इनटू 20 टू 40 इयर्स ऑफ एज, उन लोगों में जो कि इक्वेटर से दूर रहते हैं या फिर जिन्हें विटामिन डी के लेवल्स कम होते हैं। अब इसकी प्रेजेंटेशन डिफरेंट तरह से हो सकती है। या तो ऑप्टिक न्यूराइटिस हो सकता है, जिसमें एक्यूट पेनफुल मोनोक्यूलर विजन लॉस होगा और रिलेटिव एफरेंट पिपिलरी डिफेक्ट। अगर ब्रेन स्टेम या सेरिबेलर सिंड्रोम्स हैं तो उसमें फिर डिप्लोपिया, एटेक्सिया, स्कैनिंग स्पीच, इंटेंशनल ट्रेमर, निस्टैगमेंट्स और इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया, जो कि बायलेटरल ज़्यादा कॉमन होता है। अगर पैरामीटर ट्रैक डिमाइलिनेशन होगी तो उसकी वजह से वीकनेस और स्पास्टिसिटी हो सकती है, और अगर स्पाइनल कॉर्ड सिंड्रोम होगा तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक शॉक लाइक सेंसेशन होगी, न्यूरोजेनिक ब्लैडर पैराप्रेसिस और सेंसरी मैनिफेस्टेशन होंगी। सिम्पटम्स इसके एक्ज़र्बेट कर सकते हैं कि बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो, जैसे कि हॉट बाथ या फिर एक्सरसाइज करने से, और इसका जो सबसे कॉमन क्लिनिकल कोर्स है रिलैप्सिंग और रिमिटिंग, मतलब कभी डिज़ीज़ ज़्यादा हो जाएगी, कभी कम हो जाएगी। फाइंडिंग्स में हमें सीएसएफ में आईजी का लेवल और माइलिन बेसिक प्रोटीन ज़्यादा मिलेगी, ओलिगोक्लोनल बैंड्स मिल सकते हैं। एमआरआई जो है इसका गोल्ड स्टैंडर्ड है। इसमें हमें पेरीवेंट्रिकुलर प्लैक्स मिल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाए हुए हैं।
ट्रीटमेंट में हमने रिलैप्स को स्टॉप करना है और जो इसकी प्रोग्रेशन है उसको हमने स्लो करना है। उसके लिए हम डिज़ीज़ मॉडिफाइंग थेरेपी देते हैं, जैसे कि बीटा इंटरफेरॉन हो गया और ग्लैटिरामिर। इसके अलावा अगर एक्यूट फ्लेवर है तो इसमें आईवी स्टेरॉइड दे सकते हैं। सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट में न्यूरोजेनिक ब्लैडर है तो फिर कैथेटराइज़ेशन, स्क्रीनिंग, एंटागोनिस्ट, बोtulinum टॉक्सिन इंजेक्शन। स्पास्टिसिटी के लिए बैक्लोफेन और गाबा भी रिसेप्टर एगोनिस्ट और पेन के लिए ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स या फिर एंटी कन्वल्सेंट्स। यहाँ पे इसकी दिखाया हमें मैनिफेस्टेशंस ऑफ थैलेमिक में ऑप्टिक न्यूराइटिस, डिप्लोपिया, निस्टैग्मस, इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया, स्पाइनल कॉर्ड में सेंसरी सिम्पटम्स, वीकनेस और स्पास्टिस या यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकते हैं। न्यूरोलॉजिक में फटीग, डिप्रेशन, एटेक्सिया, नेशनल ट्रेमर्स और स्पीच में डिसआर्थरी और स्कैनिंग स्पीच।